हमारी अपनी इच्छाएं और हमारी अपनी नफरत हमें किस हद तक ले जाती हैं, ये वो प्रश्न है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता फायर एंड आइस में पूछते हैं। बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था और अलग अलग बुद्धिजीवियों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। ये प्रतिक्रिया अलग अलग रूप से आ रही थी, कविताओं के रूप में, कहानी के रूप में या फिर कोई निबंध के रूप में। इसी रूप से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता फायर एंड आइस में ये प्रश्न उठाया है कि फायर यानी जो हमारी इच्छाएं हैं वो किस प्रकार से हमें विनाशकारी विध्वंस की तरफ ले जाती हैं, या फिर जो बर्फ़ है, जो नफरत है, वो हमें किस प्रकार से विनाश की तरफ ले जाती है। ये दोनों ही चीज़ें आपस में विरोधाभासी चीज़ें हैं जो कि विश्व के विनाश की तरफ मानवीय जगत को ले जाती है। आइए इस पोएम की कुछ खास डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं कि एलिमेंट्स इसके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम का जो टाइटल है फायर एंड आइस, इसका नाम है पोएम का। सेंट्रल थीम इसकी एंड ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन इमोशंस, यानी पूरे विश्व का जो अंत है वो और मानवीय भावनाएं। सिम्बोलिज्म, इसमें जो सिंबल दिया गया है, फायर की जो बात की गई है, आग की बात की गई है, वो डिज़ायर के लिए, यानी इंसान की जो डिज़ायर या पैशन है, जो इसकी इच्छाएं हैं, उसके रूप में से बात की गई है। और आइस जो सिंबॉलिक है वो है हेट्रेड का या इंडिफरेंस का है, उदासीनता के या नफरत का ये प्रतीक है। अब यहाँ पे टोन ऑफ द पोएम है इंगेजिंग या थॉट प्रोवोकिंग, जो आपको विचार करने पर मजबूर करती है, इंसान को सोचने पे। यहाँ पे पब्लिश हुई है दिसंबर 1920 में, इसे पहली बार पब्लिश किया गया। बाद में इसे 1923 में पब्लिश किया था। इंग्लैंड के बाद फिर से अमेरिका में पब्लिश किया गया 1923 में। Let's have an eye on the summary of the poem Fire and Ice. Fire and Ice written by Robert Frost is a short poem of 9 lines. Fire and Ice जो है एक छोटी सी कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई है, और ये जो कविता है 9 लाइन्स की है, which explores the idea that the world will end either through fire or ice. ये जो हमें ये बताती है कि जो संसार का अंत होगा या तो वो आग से होगा या फिर वो बर्फ के द्वारा होगा। फायर रेफर्स टू डिजायर्स, यहाँ पर फायर जो आग शब्द है उसका मतलब है इच्छाएं, मानवीय इच्छाएं। एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड विच आर अनचेक्ड, और जो बर्फ है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? हेट्रेड को, नफरत को, जो कि अनचेक्ड है, विच इज नॉट स्टॉप्ड, जो रोकी नहीं गई और जिस इमोशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया। नाउ द पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं जो संसार है वो आग से खत्म होगा। अब विश्व के अंत की अपनी अपनी सबकी अनुमान है, अपना अपना सबका आइडिया है, जो भी सोचते हैं कि संसार किस प्रकार से खत्म होगा या विश्व की समाप्ति किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे कवि कहता है कुछ लोगों का ये अनुमान है कि जो पूरी दुनिया है वो आग से खत्म होगी, सम से इन आइस, और कुछ लोगों का अनुमान है कि जो पूरी दुनिया है वो बर्फ से समाप्त होगी, खत्म होगी। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, पूरी दुनिया जल में हो जाएगी और वैसे ही खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसा अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे ये आइस और जो फायर है वो सिंबॉलिक है, इसको मैं बताऊंगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अगर मेरे से मेरी इच्छा पूछी जाए कि हाँ आपकी क्या डिज़ायर है, किस प्रकार से जो संसार है वो खत्म होगा, आप क्या सोचते हैं, तो इसमें बट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों का पक्ष लूँगा जो कि ये कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस विश्व को 2 बार खत्म होना, ट्वाइस 2 बार अगर इसे खत्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं बात करूँगा नफरत की आग की। जो बात यहाँ पे आग था जो सिंबॉलिक है वो किसका प्रतीक है? वो नफरत की आग का प्रतीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि भाई विनाश के लिए बर्फ़ भी बहुत है। देखिए यहाँ पे कवि का अपना अनुमान बदलता है, पहले वो फायर की तरफ जाता है, यानी आग से विनाश होने की बात करता है, उसका फेवर करता है, और बाद में फिर वो विचार करता है कि बर्फ़ से भी तो विनाश हो सकता है, तो यहाँ पे वो बर्फ़ की बात करता है, यानी कहता है कि इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि बर्फ़ भी पर्याप्त रहेगी विनाश के लिए। अगर विनाश होना होगा संसार का तो आग के बाद फिर बर्फ़ का नंबर आता है, बर्फ़ से भी विनाश हो सकता है। अब अगर हम राइम स्कीम की बात करें यहाँ पे इस पोएम के, तो जो फर्स्ट लाइन है वो एंड हो रही है फायर के साथ, तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे ए,
और उसके बाद फायर के बाद दूसरा वर्ड है, हर लाइन के हम लास्ट वाला जो वर्ड है उनको हम ले रहे हैं। तो दूसरी लाइन के लास्ट में लिखा है आइस। अब ये फायर और आइस बोलने में एक जैसा नहीं आता, तो इसको नाम देंगे बी। अब इसके बाद तीसरा जो वर्ड है डिजायर, फायर के बाद डिजायर बोलने में एक जैसा आ रहा है, तो इसको भी नाम हम देंगे ए। और इसके बाद फिर फायर, दोबारा इसका नाम, तो फिर फायर डिजायर फायर बोलने में एक जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे ए इसका नाम देंगे। फिर ट्वाइस, अब यहाँ पे फायर आइस, आइस आइस के साथ ट्वाइस, ये बोलने में एक जैसा आ रहा है, मिलता है, ठीक है ना, कि राइम मिल रही है, तो हम इसे नाम देंगे बी। अब यहाँ पे हेट, फायर और आइस अभी तक दो आए, फायर आइस डिजायर, फायर डिजायर के साथ मिल गया, फायर के साथ मिल गया, आइस ट्वाइस के साथ मिल गया, लेकिन हेट बिल्कुल अलग आए हैं, तो इसको हम नाम देंगे सी, क्योंकि इसकी जो टोन है बिल्कुल इनसे नहीं मिल रही। अब यहाँ पे जो आइस जो वर्ड है वो ट्वाइस आइस, ये बोलने में एक जैसा लग रहा है, तो इसका नाम देंगे बी। फिर यहाँ पे ग्रेट, हेट के बाद ग्रेट, अब ये सिमिलर है, बोलने में एक जैसा है, तो इसी का नाम भी सी, जो नाम इसका है उसका नाम वही नाम सेम इसका देंगे। और फिर लास्ट में ट्वाइस, तो यहाँ पे जो आइस है इसके जैसा ही लग रहा है बोलने में, तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे बी। तो अगर मैं तीन तरीके से ग्रुप में बना के इसको लिखता हूँ, तो इसकी जो टोन बनेगी वो बनेगी ए बी सी और बी सी बी। इस रूप से पूरी जो पोएम है उसकी राइम स्कीम बनती है, क्योंकि पोएम कंपोज हुई है वो 9 लाइन्स की। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, फॉर्म ऑफ द पोएम दैट इज इरिक पोएम। इरिक का जो मीनिंग होता है, गीत के बोल होते हैं। पोएम ऑफ 9 लाइन्स, ये कविता है टोटल 9 लाइन्स की। अच्छा, अगर कोई पूछे इसमें एनाफोरा है या नहीं, तो हाँ जी हाँ, एनाफोरा है। एनाफोरा यूज्ड किया गया है इस पोएम के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो रिपीटिशन है, यानी जो दोहराई है, पुनरावृत्ति है, जो शब्द की है या किसी एक्सप्रेशन की है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम वर्ड, कुछ जो श्लोक होते हैं शुरू की कविता की पंक्तियाँ होती हैं, उसके पहले हिस्से में होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उसका, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये शुरुआत में, पोएम की शुरुआत में ये पंक्तियाँ आती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का जो अंत है वो आग से होगा, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं वो बर्फ के कारण होगा। इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, फर्स्ट इज इमेजिनरी, यानी कल्पना की गई है, और दूसरा इसमें एलिट्रेशन भी है, क्योंकि वर्ड्स का रिपीटिशन हो, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार जिसे कहा जाता है हिंदी में। सम से द वर्ल्ड विल एंड, यहाँ पे एस और एस की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए एस और एस का, तो यहाँ पे हम इसे एलिट्रेशन कहेंगे। और दूसरा इमेजिनरी, भाई कुछ लोग कहते हैं जो संसार का अंत है वो आग के कारण होगा, और कुछ लोग कहते हैं जो संसार का अंत है वो बर्फ के कारण होगा, इट्स एन इमेजिनेशन। इसके बाद यहाँ सिंबोलिज्म लिया है, सिंबल लिया गया, प्रतीक लिया गया है। जो फायर और आइस, ये दो, इन दोनों को सिम्बलाइज किया गया है। कैसे? जो आग है यानी फायर है वो प्रतीक है डिजायर एंड पैशन का, और दूसरा जो बर्फ है वो प्रतीक है हेट्रेड एंड इनडिफरेंस का। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन, यहाँ पे जो वर्ड्स है इनका रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे सम से में एस और दोबारा फिर एस का जो दोहराई है वो हो रही है, तो रिपीटिशन हुआ। और नंबर 4 में पर्सोनिफिकेशन, यानी इसका मानवीकरण किया गया है। फायर और आइस दोनों को इंसानों के रूप में लिया गया है, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। लिविंग जो लिविंग बींग्स है उसको दिखाया गया इसको। यहाँ पे अगला है मेटाफोर। मेटाफोर यानी रूपक अलंकार। जो पूरी पोएम है, कंप्लीट पोएम, द होल पोएम इज मेटाफोर। उसे रूप दिया गया है, किसी न किसी चीज़ का रूप दिया गया है। जैसे यहाँ पे फायर को आप डिजायर के रूप दिया गया है और आइस को हेट्रेड का रूप दिया गया है। नेक्स्ट इज आयरनी। अब यहाँ पे आयरनी का क्या मतलब है कि दो ओपोजिंग इमोशंस हैं, डिजायर और हेट्रेड, नफरत और इच्छा, दोनों ही अलग अलग इमोशंस हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, लेकिन दे कैन लीड टू द वर्ल्ड टू डिस्ट्रक्शन, लेकिन पूरी ही संसार को विनाश की तरफ ले जा सकते हैं। यानी दोनों ही जो इमोशंस है उनमें ये पावर है कि पूरी संसार को, पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ कोई प्रॉब्लम आई है, कोई भी समस्या आई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। और दूसरा, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, पाटिल एजुकेशन के नाम से है। तो आप अगर उसको जाके ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे हमारे एक्सरसाइजेज जो भी हैं इससे रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन लाइव जो क्लास होगी या फिर रिकॉर्डेड जो क्लास आपको मिलेगी, वो सारे वहाँ पे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, एक्सरसाइजेज वहाँ पे मिलेंगे। और जो कुछ भी चैप्टर्स की समरी वगैरह है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू विल गेट देम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देयर। तो ज्वाइन दैट ग्रुप एंड टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय।